Welcome to NCERT Complete Cover Series. Useful for all competitive exams. हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण और स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी कंप्लीट कवर सीरीज में। तो इस पूरी सीरीज में हम क्लास 6 टू 12 की सारी एनसीईआरटीज को कवर करने जा रहे हैं और ये सारी सीरीज उन सब लोगों के लिए यूजफुल रहने वाली है जो या तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी में सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या इसके अलावा अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीके आती हो या फिर स्पेशली टीचिंग एग्जाम जिसमें जो टीजीटी एसएसटी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है। Welcome to संकल्प for teaching career. लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लास 6 की हिस्ट्री का 8वां चैप्टर और पाठ का नाम है गांव, शहर और व्यापार। कुल मिला के इस चैप्टर में हम मौर्योत्तर काल के गांव, शहर और व्यापार इन परिस्थितियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मौर्योत्तर गांव में कौन लोग रहते थे? मतलब मौर्योत्तर काल के समय में ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह के लोग रहते थे, यह हमें समझना है। पहला पॉइंट है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था और ये पद आनुवंशिक था। तो ये पहली जानकारी है कि गांव का जो प्रधान था उसको क्या कहते थे, ग्राम भोजक। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये पद आनुवंशिक था। आनुवंशिक का मतलब होता है कि एक आदमी जो अभी ग्राम भोजक बना है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, मतलब एक ही वंश के लोग गांव के प्रधान यानी ग्राम भोजक बनते रहेंगे। दूसरा पॉइंट है, ग्राम भोजक कभी कभी न्यायाधीश व पुलिस का काम भी करते थे। मतलब प्रधान होने के नाते इनका काम न्यायाधीश को भी काम को संभालना भी था और पुलिस की व्यवस्था को संभालना भी था। तो एक तरह से पावरफुल इंसान यही ग्राम भोजक हुआ करता था। तीसरा है, अन्य स्वतंत्र किसान जिनके पास अपनी जमीन होती थी उन्हें गृहपति कहते थे। तो ध्यान रखना है, गृहपति किसे कहा जाता था? ऐसा किसान जिसके पास अपनी जमीन थी। और जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी उन्हें दास या कर्मकार कहते थे। तो ये दो तरह के किसान हो गए, अपनी जमीन वाले गृहपति और जिनके पास जमीन नहीं थी वो दास या कर्मकार। पांचवा है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार व भूमिहीन मजदूरों को दास, अदिमई या काडेसियार कहा गया। तो ये सारे जो नाम है ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अदिमई किसे कहा गया, काडेसियार किसे कहा गया, वेलल्ला किसे कहा गया। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको हर एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। ये एक एक वन लाइनर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संगम साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं? ये संगम साहित्य भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है कई एग्जाम्स में। आज समझते हैं इसके बारे में। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। मतलब तमिल क्षेत्र जो दक्षिण भारत में है उसकी जो प्राचीनतम रचनाएं थी उनको कहते हैं संगम साहित्य। ये कितनी प्राचीन थी देखते हैं। इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व यानी 300 ईसा पूर्व में की गई थी। तो ये ध्यान रखना है, इस टाइम पर तमिल में जो साहित्य लिखा गया उसी को नाम दिया गया संगम साहित्य। अब इन्हें संगम क्यों कहा गया वो तीसरे पॉइंट में पता चलेगा। इन्हें संगम इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी रचना मदुरै में कवियों के सम्मेलनों अर्थात संगम स्थलों में की गई। मतलब मदुरै में, चेन्नई के मदुरै क्षेत्र में जो कवि होते थे वो एक बैठक के रूप में मिलकर के बैठते थे और वहाँ ये साहित्य लिखते थे। तो ये जो बैठने का स्थान होता था इसी को कहा जाता था संगम, इसलिए साहित्य का नाम भी पड़ गया संगम। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है आंसर का, संगम साहित्य में मूवेंदार शब्द मिला है जिसका अर्थ है तीन मुखिया, जो दक्षिण भारत के तीन प्रमुख राजवंशों चोल, चेर व पांड्य के लिए प्रयोग किया गया था। तो यहाँ ये तीनों शब्द के लिए जो प्रयोग किया गया था शब्द मूवेंदार, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है और दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। मूवेंदार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, या मूवेंदार किन राजवंशों के लिए प्रयोग किया गया था, या फिर चोल, चेर, पांड्य इन तीनों के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया था उसका नाम बताइए। तो कैसे भी क्वेश्चन आगे पीछे घुमा कह सकता है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, हर पॉइंट में अपनी तैयारी पूरी रखनी है कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मथुरा नगर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर टिप्पणी कीजिए। मतलब मथुरा नगर के इतिहास के बारे में आपको
क्या पता है उसमें आपको लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मतलब कुषाणों ने पहले राजधानी अलग बनाई थी, ये दूसरी बनी। सेकंड पॉइंट है, मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र व धार्मिक केंद्र भी रहा है। मतलब मूर्तियों के लिए भी फेमस था, साथ साथ धर्म के लिए भी फेमस था मथुरा शहर। तीसरा पॉइंट है, यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। मतलब ये तो आपको ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि मथुरा सबसे ज़्यादा कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। साथ ही साथ यहाँ जैन मंदिर व बौद्ध विहार भी हैं, तो इनके लिए भी ये फेमस था। आपको ध्यान रखना है, मथुरा में जैन मंदिर भी हैं, बौद्ध विहार भी हैं। जैन मंदिर मतलब जैन धर्म से जुड़े हुए मंदिर, बौद्ध विहार मतलब जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, बेरी गाजा भरूच जो कि गुजरात में है से आयात व निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाइए। मतलब ये प्राचीन एक क्षेत्र का नाम है, यहाँ से भारत का व्यापार होता था। तो क्या व्यापार होता था वो हमें इसमें देखना है। फर्स्ट है, बेरी गांजा में सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज व कपड़ों का आयात होता था। ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आयातित की जाती थी यहाँ पर, मतलब इस माल को मंगवाया जाता था, यहाँ पर ये चीज़ें आती थी। अब निर्यात की चीज़ें देखते हैं। यहाँ से हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, सूती व रेशमी कपड़े, इत्र व कार्नेलियन का निर्यात होता था। निर्यात का मतलब होता है यहाँ से माल का जाना। ठीक है, मतलब व्यापार में इसको बेचा जाता था इन चीज़ों को। नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अरिकमेडु नगर पर टिप्पणी कीजिए। मतलब अरिकमेडु नगर के बारे में क्या जानते हैं वो लिखिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकमेडु यानी पुडुचेरी एक वतन था। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक तो ये अरिकमेडु कितने साल पुराना शहर था, तो इसका टाइम था 2200 से 1900 साल पहले। ये अभी वर्तमान किस क्षेत्र में था, तो पुडुचेरी के आसपास था। दूसरा पॉइंट है, यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, एम्फोरा जैसे पात्र कहाँ से मिले हैं, अरिकमेडु नगर पुडुचेरी के पास। यहाँ इटली के एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तो ये लाल चमकदार बर्तन जिन्हें एरेटाइन कहा जाता है, ये भी कहाँ से मिले हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर इसका भी रहेगा अरिकमेडु से। या फिर इस शाब्दिक अर्थ का भी मतलब पूछा जा सकता है, एरेटाइन का शाब्दिक अर्थ लाल चमकदार बर्तन। फोर्थ है, यहाँ रोमन सभ्यता के लैंप, शीशे तथा रत्न भी मिले हैं। तो ये सारी विशेषताएं थी अरिकमेडु शहर की, इसलिए अरिकमेडु से जुड़े हुए सारे पॉइंट आपको समझ लेने हैं अच्छे से। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, छठे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, आहत सिक्कों के बारे में आप क्या जानते हैं। वो आहत सिक्के जैसा कि ये साथ में चित्र में दे रखे हैं, मतलब सिक्कों के ऊपर ठप्पा सा मार करके उनकी डिजाइन बनाई गई है। ये ठप्पा मारने की प्रक्रिया को ही आहत करना कहते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया आहत सिक्के। पढ़ते हैं इसके आंसर में। फर्स्ट पॉइंट, भारत में मिलने वाले सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के कैसे थे, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, आहत सिक्के या अन्य। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आहत सिक्के ही भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं। दूसरा पॉइंट, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार व कभी कभी वर्गाकार या गोल थे। तो ध्यान रखना है, इनका आकार आयत या वर्ग या गोल इस तरह के हुआ करते थे। ये धातु की चादर को काट कर बनाए गए थे, धातु से बनाया गया था इन्हें। इन पर कुछ भी लिखा नहीं था, बल्कि इन पर ठप्पे से कुछ चिन्ह बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा गया। जैसा कि हमने पहले ही समझा कि ठप्पा मार करके डिजाइन इनकी तैयार की जाती थी, इसी को आहत करना कहते हैं। पांचवा पॉइंट है इसका, ये सिक्के ईसा की आरंभिक सदियों तक पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। मतलब इस टाइम तक आते आते ये पूरे उपमहाद्वीप तक फैल चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सातवां क्वेश्चन है, श्रेणी किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन श्रेणी शब्द से कई बार आया हुआ है, स्कूल लेवल के एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। शिल्पकारों व व्यापारियों के समूह को श्रेणी कहा गया। मतलब इस प्राचीन काल में जो लोग व्यापारी होते थे या शिल्पकार होते थे,
उनकी जो श्रेणी, उनका जो एक समूह होता था, उसी को श्रेणी कहा गया। इसका दूसरा पॉइंट है श्रेणियाँ। इसको थोड़ा चेंज करना है, श्रेणियों कर देना है। श्रेणियों का काम कच्चा माल उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण देना और तैयार माल का वितरण करना था। मतलब मेन तो काम कर रहे हैं ये व्यापार का, तो व्यापार में ये कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, उसके बाद प्रशिक्षण देते थे लोगों को कि उस पर मतलब कच्चे माल से तैयार माल कैसे बनाना है, और फिर उस तैयार माल का वितरण कैसे करना है, मतलब बाजार तक कैसे ले जाना है, कैसे बेचना है। तो व्यापार से जुड़ी हुई सारी गतिविधियां यही श्रेणियां करती थी। इसका नेक्स्ट तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड है, श्रेणियां बैंक का कार्य भी करती थी, जहां लोगों की जमा राशि का प्रयोग लाभ कमाने में किया जाता था। तो इतने प्राचीन टाइम में भी बैंकिंग व्यवस्था का जैसी गतिविधियां होती थी। वो क्लियर बैंक की तरह नहीं होता था, लेकिन काम वैसे ही करते थे कि लोगों की राशि को जमा करते थे श्रेणी लोग वाले, उसमें उनको सूद मिलता था, मतलब ब्याज मिलता था, इसलिए लोग भी खुश होकर के जमा करते थे पैसा। फिर उस पैसे से ये अपना लाभ कमाने पर उस पैसे को निवेश किया करते थे। तो बैंकिंग की ही सारी प्रक्रिया होती थी, लेकिन श्रेणियों के हाथों से होती थी। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, भारत और रोम के व्यापार के बारे में क्या जानकारी मिली है। मतलब हमें इतिहास में ऐसा क्या मिला है जिससे हम कह सकते हैं कि भारत का व्यापार रोम से भी चल रहा था। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, दक्षिण भारत में सोना, कीमती पत्थर, मसाले व खासकर काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में अधिक मांग थी, इसलिए काली मिर्च को वहाँ काले सोने के नाम से बुलाते थे। मतलब ये सारी चीज़ें रोम साम्राज्य में मिली हैं, जिससे पता चलता है कि भारत से ये सारी चीज़ें रोमन साम्राज्य में जाती थी, और ख़ास करके काली मिर्च, ये ध्यान रखना है। दूसरा है, इन सामानों के बदले में रोम से सोने के सिक्के भारत आते थे। तो भारत में रोम के सोने के सिक्के मिले हैं, जिससे हमें पता चला कि वहाँ से सोने के सिक्कों का आयात भारत में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन, जातक कथाओं की रचना किसने की। तो बौद्ध भिक्षु ने जातक कथाएं लिखी। और जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई। तो पाली भाषा में लिखी गई। तो आज का चैप्टर इतना ही था, इसमें सिर्फ 10 ही क्वेश्चन थे, छोटा चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैप्टर को अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल को ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलते रहें। इस तरह के हमारे अन्य सारे सीरीज़ जो हैं, उन सब का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके अपने जीके को और मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।